सीबो क्या है? ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैल रहा है। हमारे पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। अपनी खाबागिरी से बाज नहीं आते, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, लेकिन एंटासिड खा लेते हैं ऊपर से। खाना खाने के बाद पेशेंट खुद भी अपने आप को पहचान सकता है। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, गैस में से सल्फर की स्मेल आ रही है। कोई ऐसी चीज जो हम घर में इस्तेमाल करके इस बीमारी से जान छुड़वा सकें? उससे पहले मैं छोटे से हल बताता हूँ ना, इलाज स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। जी आज आपके नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त बात बताऊँ। दही ना दो तरह की होती है। जेंजी आपके बहुत जी, ज़्यादा जी, फॉलोअर जी, हैं। जी। योगर्ट और कर्ड में फ़र्क होता है। आपने मुझे बताया है कि आने वाले दिनों में गैस्ट्रो की वबा आ रही है। ये कैसे पता चला आपको? मैदे का फ्लू भी बोलते हैं। इसने वो 7 दिन वबाई गैस्ट्रो ने पूरे करने होते हैं। अच्छा, इसकी वबा फैलती कैसे है? इसकी 2-3 बड़ी वजूहात है। जो बच्चों का इंतकाल हो रहा है ना, वो गैस्ट्रो की सबसे ज़्यादा किरदार डायपर का है। इसका ना मैं हाल बताता हूँ। खुदा ना खास्ता किसी प्यारे को गैस्ट्रो हो गया है तो इसके 24 घंटे पहले बड़े अहम होते हैं। एच पलेरी हमने तो यकीन जानिए कि 5-6 माह पहले ही सुना, और जितना ख़तरनाक सुना वो भी एक जो है वो बहुत बड़ी बात थी। एक ये और एक IBS जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ना, इसमें फैल रहा है, बड़े तेज़ी से फैल रहा है। इसके पेशेंट को समझ ही नहीं आती कि मुझे हुआ क्या है। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मौजूद है, कई साल रहता है, पेशेंट को पता ही नहीं लगता। जब उसको इन्वायरमेंट मिलता है ना, बॉडी में कार्ब्स को भेजना कम करें। ये एच पीलोरी की ग़िज़ा है, तो जितना कम करेंगे प्रोटीन को बढ़ाएं तो वो एच पीलोरी से जल्दी निजात मिल जाएगी। नुस्खा हमारा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा मेरे दादा उस्ताद का है। मैंने आपके सबसे पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया था और बड़ा ज़बरदस्त मेरा रिस्पांस भी आपको भी आपकी टीम ने भी बताया होगा। स्टमक की बात कर रहे हैं तो अल्सर के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, वजूहात, अलामात और इलाज। नींद पूरी ना हो तो भूख ख़राब हो जाती है, लेकिन हम जल्दी में खाना खाते हैं, जल्दी में पीते हैं, और खाना खाने के बाद हम फिर तेज़ाब ऊपर से पीते हैं। आज हमें बताइए हमारे नाजरीन के लिए, जो गर्मियों में वो मशरूब के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। सो ये बड़ी नेकी वाला काम है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामती के पॉडकास्ट में। उसामती अब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मुशर्रफ अजीज़ साहब मौजूद हैं। एक मसले ताल्लुक़ है, और इससे पहले हमने जब पॉडकास्ट किया तो बड़ा ही शानदार रिस्पॉन्स रहा आप लोगों की जो पज़ीराई है उसका शुक्रिया। आज हम बहुत से नए टॉपिक्स के साथ आए हैं जो ना सिर्फ मुशर्रफ साहब के साथ नए हैं बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के लिए नए हैं। गट हेल्थ के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आगे गर्मियों का मौसम है, उसके अंदर गैस्ट्रो की बीमारियों की बड़ा ख़तरा होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो हमारा प्योरली हार्डकोर जो डिजीज़ है उनके ऊपर होगा, जिसके बारे में, जिसमें एच पिलरी भी है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, सबसे पहले सीबो क्या है? ये नई नई बीमारियां समझ नहीं आती, नाम भी पहली दफ़ा सुन रहे होते हैं। नहीं उसामा भाई, ये ना साइंसदान आजकल ना लगे हुए हैं 2 चीज़ों पर। एक वो एंटी एजिंग पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एंटी एजिंग में उनको पता लगा है कि जी गट हेल्थ नहीं बेहतर होगी ना, तो हम एज को रोक नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। बीमारियों का तो मामला एक अलग हो गया ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें सीबो होता है असल में स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फैल रहा है। हमारे पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। हमारा वही लाइफस्टाइल और वो हमारी ग़िज़ाई आदात, वो उसमें होता क्या है कि जो हमारा एक निज़ाम है, निज़ाम हज़म जो है वो बिल्कुल प्रॉपर काम करता रहे, तो खाना गया मैदे में, उसके बाद छोटी आंत से बड़ी आंत में। लेकिन आपको पता है वो हम जो बात करते हैं कि वो मेप्राजोल के आदी, अच्छा एंटासिड के आदी, खाबागिरी की आदी, ज़्यादा सारा खाना खा लिया है और ना उसके बाद वो एंटासिड ले लिया है। जो हमारा नेचुरल तेज़ाब है ना बॉडी का, वो इतना, आपकी और मेरी जो बॉडी है इसमें इतना होता है कि ना 1-2 शेविंग ब्लेड वो गला सकता है। यानी कि वो इतना अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि अच्छा, हम लोग अपनी खाबागिरी से बाज नहीं आते, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, लेकिन एंटासिड खा लेते हैं ऊपर से। खाना खाने के बाद गलत खाना कर, होता क्या है कि वो अंदर का निज़ाम सारा जब डिस्टर्ब होता है तो जो बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया, असल में बॉडी के अंदर ना माइक्रोबायोम्स होते हैं, एक पूरा निज़ाम है। इस पर बहुत काम हो रहा है, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में इस पर काम हो रहा है। बल्कि साइंसदान इन वायरसेस को और बैक्टीरियाज़ को जो हमारी बॉडी में है, ये हमारी खलियात से भी ज़्यादा वज़न रखते हैं। इतने होते हैं, सही, हेल्थी भी और दूसरे भी, बैड बैक्टीरियाज भी। तो जब वो बड़ी आंत से छोटी आंत में आ जाते हैं बैक्टीरिया और वहाँ ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है।
फिर उसको मतली, गैस, खट्टी डकारें और कब्ज़ के कभी मामला रहना शुरू हो जाता है, कभी डायरिया रहना शुरू हो जाता है और बहुत सारे मोहलिक अमराज शुरू हो जाते हैं इसमें। अच्छा, IBS होने की बहुत सारी वजूहात में सीबो होता है। ठीक है। अच्छा, सीबो का पर भी हम आज मैं हर्बल नुस्खे और देसी नुस्खे आपके नाजरीन के लिए लाया हूँ। लेकिन पहले लेकिन होता इसका क्या है, उसकी हाँ अलामात उनको क्या ना है, बता क्यों? दें, हाँ उनसे इससे पहले उनको बता दें कि वो पहचाने कि कैसे कि हमें ये मामला है। मैंने माशाल्लाह 20-20, 30-30 साल के पेशेंट जो है ना ट्रीट किए हैं जो इसमें हैं। होता क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड सीबो जो है ना, उसके पेशेंट को पहचानने के लिए पेशेंट ख़ुद भी अपने आप को पहचान सकता है कि जब उसको बहुत खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और बहुत ज़्यादा गैस खारिज हो रही है और गैस में से सल्फ़र की स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल अगर आ रही है सल्फ़र जैसी, तो समझें कि वो सीबो की अलामत है, हाइड्रोसल्फाइड सीबो की। वैसे तो डिसबायोसिस हो जाए ना बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारे हेल्थी बैक्टीरिया हैं, हमारे वायरसेस हैं, जो हमारी फंजाइज हैं बॉडी के अंदर, वो अगर डिस्टर्ब हो रही हैं और उसके साथ साथ निज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है तो बाकी सारे मामला भी ख़राब होते हैं। लेकिन सीबो अगर हो जाए ना तो ये एक बड़ी निशानी मैंने आपके नाज़रीन के लिए बता दी है। टेस्ट भी होता है इसका? टेस्ट होता है ब्रीथ टेस्ट, हाइड्रोजन इसका टेस्ट करते हैं। H pylori से भी मिलता जुलता उसमें दूसरी अलामात आती हैं H pylori के पेशेंट को और इसकी अलामात में फ़र्क होता है। तो आसानी से मैंने भी बता दिया, टेस्ट के बगैर भी पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर टेस्ट करवा लें और अगर मुस्तकिल मतली रहना शुरू हो गई है और मुस्तकिल गैस खारिज होती है तो उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी आती है और सल्फ़र टाइप की आती है, तो सीबो की अलामत है। अच्छा, इसका कोई ऐसी चीज़ जो हम घर में इस्तेमाल करके इस बीमारी से जान छुड़वा सकें? हाँ भाई, जो सीबो है ना, इसके मेडिसिन आज मैं जो लेकर आया हूँ ना, ये पूरी दुनिया में काम कर रही है। अब अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है। ये चाइनीज़ मेडिसिन है बेसिकली। उससे पहले मैं छोटे से हल बताता हूँ ना कि जो मेडिसिन इलाज स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। जी। इस सीबो के होने में ना ज़्यादातर किरदार होता है एंटीबायोटिक का। अताई डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल करवाते हैं। उसमें हमारे बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म होते हैं। तो इलाज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ओवरऑल जो है ना वो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम कर दें, बहुत कम कर दें। अच्छा, सीबो अगर हो गया, डायग्नोज हो गया, तो ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने। सही। सर्दियों में भी नहीं खाने, गर्मियों वाले भी ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने। उसमें खजूर भी है, उसमें आम भी आता है, उसमें मतलब ज़्यादा मीठे फल नहीं खाने। अच्छा, सीबो के पेशेंट को ना गंदम और जौ का इस्तेमाल कम करवाना होता है, थोड़ा सा कम करवाना होता है। इनके लिए चावल बहुत अच्छे हैं और अच्छा बाजरा सूट करे तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है इनके लिए, सीबो के पेशेंट के लिए। इन पेशेंट्स को कच्ची सब्जियां नहीं खिलाते, मतलब उबाल के या प्रॉपर पका कर कम नमक मिर्च के साथ, और दूध बंद करना होता है इलाज के दौरान। अच्छा, प्रोसेस फूड बंद करना होता है और दही का इस्तेमाल शुरू करवाते हैं। आज आपके नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त बात बताऊँ उसामा भाई, दही ना दो तरह की होती है। जेंजी आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं। योगर्ट और कर्ड में फ़र्क होता है। अच्छा, ये लोग समझते हैं दोनों को दही, दोनों दही नहीं होती। मैं ख़ास तौर पे सीबो के पेशेंट के लिए बता रहा हूँ। योगर्ट होती है जो कमर्शियल पैक्ड होती है, वो प्रोसेस होने के बाद हम तक पहुंचती है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं। जो दही होती है वो घर में बनती है, उसको कहते हैं दही। उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। सेहतमंद लगा के बनानी है, खालिस दूध की। हाँ जी, वो वाली दूध। अच्छा, वो दही जो है ना वो सीबो के पेशेंट के लिए इलाज भी है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है, बेहतरीन है। उसका बेसिकली तो ये डिसबायोसिस का मर्ज़ है ना सीबो, तो दही ने अंदर जाना है और उसने ना अपना सारा बेहतरीन कर देना है। अच्छा, इसमें ना जो इस्तेमाल हो रही है ना पूरी दुनिया में मेडिसिन, वो चाइनीज़ मेडिसिन है बेसिकली। हमारे यहाँ जो ले रहे हैं ना, ये बर्बरीन नाम है इसका, सुंबल से भी बनती है। होम्योपैथिक में इसका नाम बर्बरस वल्गैरिस के नाम से टिंचर मिलता है। अच्छा, ये जो बर्बरीन है हाँ भाई, ये ग्लूकोफिज का मुतबादल है बेसिकली। पूरी दुनिया में ग्लूकोफिज के मुतबादल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये जो शुगर रिवर्स करने के नेचुरल प्रोसेस है ना पूरी दुनिया में,
वो उसमें बर्बरीन इस्तेमाल हो रही है। तो ये सीबो के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कुछ अंगूर की ख़ास किस्म है, उससे सुंबल से और बर्बरस वल्गैरिस से बनाते हैं। अच्छा, ये आम मिल जाती है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आती है चाइना से, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा रोगन नीम और लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त सीबो के लिए। रोगन नीम सिर्फ चंद कतरे जो है ना वो दिन में पेशेंट इस्तेमाल कर ले, और कच्चे लहसुन की बजाय उसको कम्बिनेशन के साथ लें, तो सीबो का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, चाय नहीं पीनी सीबो के पेशेंट ने। अच्छा, सही। बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी, और अपने आप को बाकी भी बादी चीज़ें और तेज़ाबियत वाली चीज़ों से बचा के रखना है। उसकी जगह ज़ीरे का कहवा शुरू करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उस ज़ीरे के कहवे में एक चुटकी सिर्फ कलवंजी ऐड करनी है, बस इंशाल्लाह भला चंगा हो जाएगा। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने मुझे बताया है कि आने वाले दिनों में गैस्ट्रो की वबार, ये कैसे पता चला आपको? सामा भाई, गैस्ट्रो जो है ना पूरा साल रहता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस हमारी बीमारी का नाम है। ये मैदा और आंतों की सोजिश है। अच्छा, होता क्या है कि जब इसको इन्वायरमेंट मिलता है ना तो वो बढ़ जाता है। इसको मैदे का फ्लू भी बोलते हैं। इसने वो 7 दिन वबाई गैस्ट्रो ने पूरे करने होते हैं। अच्छा, इसकी वबा फैलती कैसे है? इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जिसको भी मोशन लगते हैं, जो भी मामला होता है, वो जाते हैं अताई डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं। इसका जो बैक्टीरिया है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। तो जो पेशेंट जिनकी कम इम्यूनिटी कम होती है, वो किसी और काम से हॉस्पिटल गए होते हैं, वो भी वहाँ से गैस्ट्रो लेकर आ जाते हैं। वो फौरी जरासीम, सही। वो लेकर आ जाते हैं। अच्छा, जो गैस्ट्रो का 3-4 इकसाम है, वो टेक्निकल ना करें, उसको आसान बताते हैं कि ना, इसमें जो है ना तेज़ बुखार अगर होगा ना, पेट ख़राब होगा, मोशन लगे होंगे, दस्त होगा, तो उसमें अगर साथ बुखार है तो समझे पेशेंट को गैस्ट्रो हो गया है। सही। अच्छा, और इतना ख़तरनाक मर्ज़ है उसामा भाई कि ये जो बच्चों का इंतकाल हो रहा है ना, वो गैस्ट्रो की सबसे ज़्यादा रेशो गैस्ट्रो के मर्ज़ में वो है। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे इंतकाल होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा किरदार डायपर का है। आप बड़ी हैरानकुन बात है ना ये, कि भाई डायपर कैसे है। आप और हम जो बड़े हुए हैं ना, हम हुए कंबाइन फैमिलियों में। ऐसे ही है। चचियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ सारी ना बच्चे को मिल के पाला करते थे। उस पर डायपर नहीं लगा करते थे। लंगोट भी अगर कभी कभार, अब 3-4 माह में बच्चा ट्रेंड हो जाता था, रोने लग जाता था, उनको पता चल जाता था कि इसको जो है वो अब इस वक्त वॉशरूम लेके उसने जाना है, टाइमिंग का पता लग जाता था। अब बच्चे को बेचारे को पता है सब कुछ वहीं करना है। होता क्या है कि गैस्ट्रो अगर का शिकार हो गया बच्चा, तो वो उसने जितने भी मोशन किए वो डायपर के अंदर रहे, माँ को पता ही नहीं लगा। और माँ को उस वक्त पता लगता है जब बच्चा नढाल हो जाता है, और नढाल होने के बाद वो डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है। उसके बाद वो जिस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, अताई डॉक्टर के पास, कोई के पास, वो उसको एंटीबायोटिक ठोक देता है। वो उसके जो इम्यूनिटी रही सही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, डिहाइड्रेशन के लिए एक जो ब्रांड नेम नहीं हम ले रहे, मतलब जो ORS निमकोल बाज़ार में मिलता है, वो सिंथेटिक है। उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव उसको लगाया होता है और एंटी केकिंग एजेंट हैं, वो डायरिया को ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल सही। आप हैरान होंगे इस बात से कि डायरिया में सब लोग वो पैकेट वाला ORS पी रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव लगे हुए हैं वो गलत है। फिर मैं वही बात करूंगा कि दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड आ रहा है कि वो नेचुरल ORS की तरफ आ रहे हैं। पैकेट वाले और साशे वाले वो ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उस बच्चे को फिर वो माएँ ले जाती हैं, अगर खुदा न खास्ता तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो हॉस्पिटल में वो पहले से वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ है। इसका ना मैं हाल बताता हूँ। इसके अगर खुदा न खास्ता किसी प्यारे को गैस्ट्रो हो गया है तो इसके 24 घंटे पहले बड़े अहम होते हैं। सही। उन 24 घंटे के अंदर फौरी तौर पर अदरक का इस्तेमाल शुरू करवा देना। अच्छा। सादा सी चीज़ है, घर के अंदर होती है। और कैसे करना है इस्तेमाल? जो भी बच्चा है या बड़ा है, अगर वो पहले किसी क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला नहीं है, किसी भी मैदे के मर्ज़ में मुब्तला नहीं, तो उसको कच्चे अदरक में से रस निकाल के चम्मच उसको थोड़ा थोड़ा पिलाएं, क्रूड रस यानी कि। और अगर कोई तेज़ाबियत का पेशेंट है, कोई और मामला है, उसको गैस्ट्रो हो गया और वो हमने उनको अदरक इस्तेमाल करवाना है, तो उसका बेहतरीन तरीका है उसको पानी में पका के दें।
24 घंटे इस्तेमाल करवाएं, वो यकीन करें पहले 24 घंटों में पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। अमृत धारा ये बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। गैस्ट्रो में ये जादू की तरह काम करता है, इतना ज़बरदस्त काम करता है। ये छोटी सी चीज़ें, 7 पुदीना 7 अजवाइन और काफूर से बनता है, लेकिन बना बनाया भी बहुत सारी कंपनियों का मिल जाता है। बिल्कुल सही। वो ले लें, सिर्फ 2 या 3 कतरे पानी में डाल के वो घूंट घूंट पिला दें। पेट दर्द भी ख़त्म हो जाता है, इससे अफारा भी ख़त्म हो जाता है, इससे गैस भी ख़त्म हो जाती है और मोशन फ़ौरन रुक जाते हैं। ये जादू की तरह काम करता है ये। और अमृत धारा और सब बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, कान दर्द में और दूसरी चीज़ों में भी, लेकिन इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बड़े लोगों को गैस्ट्रो हो जाता है तो उसको चुरके के साथ इस्तेमाल करवा दें। मैं आपके किसी और प्रोग्राम में ना चुरका घर में बनाने का भी तरीका बताऊंगा। अच्छा, बिल्कुल सही। मतलब कि घर में कैसे बना सकते हैं, तो वो खाना साज हो जाएगा। लेकिन अभी किसी भी अच्छी कंपनी का चुरका लें, उसके अंदर अमृत धारा शामिल करें, ये गैस्ट्रो का बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ना निमकोल का जो मैंने बात की थी कि वो साशे वाला अगर निमकोल को हम ना इस्तेमाल करें तो उसका बेहतरीन हल क्या है, वो मैं आपके नाजरीन के लिए ना बता देता हूँ कि घर में ही वो बना लें। पानी लेना है 4 गिलास, एक लीटर बनता है तकरीबन। उसके अंदर 3 या 4 चम्मच गुड़, चीनी या शक्कर पकाने हैं, उसको बॉयल करना है बाकायदा, अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है। जब उसको चूल्हे से उतार लें तो उसके अंदर 1 चुटकी काला नमक डालना है, सिर्फ एक चुटकी। अच्छा, उसको मिक्स करने के बाद उसके अंदर 1 चुटकी मीठा सोडा या खुर्दनी सोडा बोलते हैं उसको, वो डालना है, और एक पूरा लीमू उसके अंदर निचोड़ देना है। उसको मिक्स करके रख लें। इतना ज़बरदस्त ये निमकोल है, एनर्जी पूरी कर देगा, डिहाइड्रेशन ख़त्म कर देगा और गैस्ट्रो का बेहतरीन इलाज है उसामा भाई। बल्कि जो पानी पिलाना है सादा, उसकी जगह भी यही वाला निमकोल पिलाएं। बहुत ज़बरदस्त। ये स्कंजबीन टाइप का निमकोल है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का बस ध्यान रखना है कि 1 चुटकी इसमें काला नमक और 1 चुटकी ही खुर्दनी सोडा रखना है। और पेशेंट 1 दिन के अंदर घूंट पिलाएं उसको, तो 1 दिन के अंदर बेहतरीन हो जाएगा। तब अच्छा, मुझे ये बताएगा कि एच पलेरी हमने तो यकीन जानिए कि 5-6 माह पहले ही सुना, और जितना ख़तरनाक सुना वो भी एक जो है वो बहुत बड़ी बात थी। एक ये और एक IBS, इसके बारे में अलामात भी, और साथ जो हमारा आप कह लीजिए कि एक ख्वाहिश और कोशिश होती है कि हम कोई सोल्यूशन भी अपने नाजरीन को जो है वो साथ ही दे सकें, जिससे इस बीमारी से उनकी जान छूट सके। और अलामात, एच पलोरी जो है ना, ये जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ना, इसमें फैल रहा है, बड़े तेज़ी से फैल रहा है। फिर एक से दूसरे को लग रहा है, दूसरे से तीसरे को लग रहा है। बेशुमार लोग जो है ना इसका शिकार हुए हैं पहले से, वो एक्टिव नहीं होता। ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मौजूद है, कई साल रहता है, पेशेंट को पता ही नहीं लगता। जब उसको इन्वायरमेंट मिलता है ना तेज़ाबियत वाला, तो तब ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर ये गैस्ट्राइटिस कर देता है, फिर मैदे की लाइनिंग ख़राब करना शुरू कर देता है, और फिर इतनी सीवियर कंडीशन बन जाती है कि जगह जगह मैदे के अंदर अल्सर बना देता है। ये तो हो गया इसकी अलामात। अच्छा, पेशेंट को पता तब लगता है कि जब ये गैस, तबखीर और बदहज़मी और जो कुछ भी खाना है वो हज़म नहीं होना और मोशन लगे रहने हैं। ये इसकी अलामात बहुत ज़्यादा पंजे गाड़ लेती हैं जब, तो तब पेशेंट को पता लगता है कि जी मुझे कोई गड़बड़ है, भी ये मामला और है। और जिनको टाइफाइड बचपन में हुआ है या कुछ साल पहले हुआ है और वो उसका टाइफाइड साल्मोनेला जो है ना वो आंतों में बैठा हुआ है, उस दौरान ही ये एच पेलोरी भी आ गया है, तो ये आपस में वहाँ पर ना कॉलोनी बना लेते हैं फिर ये उनको इन्वायरमेंट मिलता है तेज़ाबियत वाला, और एक वो माहौल मिलता है, तो ये और ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा उनका बेड़ा गर्क अंदर आंतों का कर देते हैं कि वो पेशेंट की जान छूटना बहुत मुश्किल होती है। मैं बार बार आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है। एलोपैथिक में पेशेंट को जिस तरह से ट्रीट करते हैं उसमें दोबारा हो जाता है वो, क्योंकि बॉडी के अंदर से पूरी तरह से निकला नहीं होता। उसके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ मैं इलाज बताता हूँ, कुछ हल बताता हूँ इसके, और कुछ एहतियातें बताता हूँ। पहली एहतियात तो ये है कि जो पेशेंट मुस्तकिल मैप्राजोल पर लगे हुए हैं वो उसकी जगह अपना हर्बल मुतबादल की तरफ आएँ, तो वो एच पेलोरी से जल्दी उनका जान छूट जाएगी। दूसरा ये है कि अपनी बॉडी में कार्ब्स को भेजना कम करें। ये एच पेलोरी की ग़िज़ा है,
तो जितना कम करेंगे प्रोटीन को बढ़ाएं तो वो एच पेलोरी से जल्दी निजात मिल जाएगी। और तीसरा जो आज के आपके नाज़रीन के लिए मैं लाया हूँ ना, वो सुपर फूड है। अपनी ग़िज़ा में सुपर फूड इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये पूरी दुनिया में चल रहा है नेचुरल। वहाँ ब्रोकली चलती है ज़्यादा, यहाँ अवेलेबल तो है लेकिन महंगी है, तो उसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल शुरू करें। इस वक्त बहुत आई हुई है और ताज़ा है इस वक्त ना, स्टोर वाली नहीं है। और शलजम के पत्ते वो अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, बतौर सलाद भी शामिल करें और उसको पका कर भी खाएं। और एक सलाद ये लाजमी शामिल कर लें। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एच पेलोरी से निजात हासिल करते जाएंगे। नुस्खा हमारा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा मेरे दादा उस्ताद का है। मैंने आपके सबसे पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया था और बड़ा ज़बरदस्त मेरा रिस्पांस भी आपको भी आपकी टीम ने भी बताया होगा। वो है जी हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुटशीरी। इतना ज़बरदस्त ये नुस्खा है, ये हम वज़न ले लें। लेकिन उसामा भाई, इस हर पेशेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बाज़ार से जो हल्दी मिलती है वो ऑर्गेनिक नहीं है, जो बाज़ार से मुलट्ठी मिल रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है, और जो सौंफ मिल रही है वो ऑर्गेनिक नहीं है। वो थोड़ी जगह पर ज़्यादा सौंफ उगाने, वो गंदम वाला फार्मूला है। तो ये जो चीज़ें लेनी है ना, जो मैंने बताया, ये आपने पंसारी से लेनी है। अगर आप परचून की दुकान से, करियाना से लेंगे तो वो आपको मिलेंगी ग़िज़ाई चीज़ें। मैं जो बता रहा हूँ, आपको नुस्खे बता रहा हूँ, ये अद्वियाती इस्तेमाल करें। बल्कि घर में, किचन में भी वही शुरू करें। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसकी कीमत में। मतलब वो महीने की 500 रुपये की अगर हल्दी लगनी है तो ये 550-600 की लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुटशीरी हम वज़न लेके हर खाने के बाद सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करना है। तेज़ाबियत वाली, पैदा करने वाली सारी चीज़ें बंद कर देनी है। चाय छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें और उसकी जगह ज़ीरे का कावा शुरू कर दें। खाना खाने के बाद पुदीने को और अनारदाने के कावे को मामूल बना लें। इतना ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होगा ना कि वो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और अब आते हैं IBS की तरफ। IBS है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये 3 तरह का होता तो ज़्यादा है, लेकिन 3 तरह का होता है हमारे यहाँ जो पाया जाता है। एक होता है IBS C, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, पेशेंट को रहती है। एक होता है IBS D, जिसमें डायरिया रहता है ज़्यादा। और एक होता है M, जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई और कभी उसको डायरिया हो गया पेशेंट को। इसके पेशेंट को समझ ही नहीं आती कि मुझे हुआ क्या है। ये गट ब्रेन पर बड़ा पूरी दुनिया में काम हो रहा है। जब पेशेंट स्ट्रेस में होगा, डिप्रेशन में होगा, कोई बहुत ज़्यादा उसको सदमा होगा, बहुत ज़्यादा तफक्रात में होगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो उसकी आंतों में इरिटेशन पैदा हो जाएगी। अगर वो IBS D का पेशेंट है तो उसका डायरिया शुरू हो जाएगा। अगर वो IBS C का पेशेंट है तो उसको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। इसका बेहतरीन हल जो है ना, वो ये पहले अपनी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ शुरू कर दें। चने की दाल और बेसन उसी से बनता है, ये बंद कर देना सबसे पहले। और उस बेसन से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स बंद कर देनी है। अच्छा, जब ये पहला मरहला बेसन का है, दूसरा बादी चीज़ें बंद कर देनी है। माश, आलू, गोभी और इस तरह की जो चीज़ें बड़ी इस बारे में अवेयरनेस है। और तीसरा बेकरी आइटम्स जो है ना, वो IBS के पेशेंट के लिए जहर है। उसमें डबल रोटी भी शामिल है। आप IBS का पेशेंट बेकरी आइटम कोई ना ले, घर की बनी हुई गंदम की रोटी इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी उसे फ़ायदा होता है। इसके अलावा IBS के पेशेंट जो हैं वो अपने आप को जितना रिलैक्स रखेंगे और नींद पूरी करेंगे तो उतनी जल्दी ठीक होंगे। अच्छा उसामा भाई, नींद का टाइम होता है 10 बजे से तहज्जुद तक का। क्वालिटी टाइम जो है ना, वो अगर वो IBS का पेशेंट वो वाली नींद ले ले तो वो बड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। उसमें दोनों वाले IBS C वाला भी और IBS D वाला भी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ना जिस दौरान इलाज शुरू करें उस दौरान ब्रायलर, अंडा, मुर्गी और मछली, ये तीनों बंद करनी होती हैं। इसमें बीफ का इस्तेमाल कम करना होता है, उसकी जगह मटन शोरबे वाला। और इसमें तली हुई चीज़ें और दालें जो है ना कम करनी होती हैं। ये कद्दू, टिंडे आजकल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, माड़ू आया हुआ है, शलजम आया हुआ है, ये बहुत अच्छा है इनके लिए। बंद गोभी बहुत अच्छी है। जौ का दलिया IBS के हर पेशेंट को सूट नहीं करता, लेकिन जो मैं नुस्खा आपके नाज़रीन के लिए बताने लगा हूँ, ये इस तरह से अगर जौ का दलिया बनाएंगे तो वो IBS के हर पेशेंट को सूट करेगा। उसका सादा सा तरीका है समा भाई, पहले देसी मुर्गे की या देसी बकरे की एक बोटी से चाहे यखनी निकाल लें, अदरक, लहसुन, प्याज डाल के उसकी यखनी निकाल लें और वो
उसी यखनी के अंदर जौ का दलिया पका दें, हल्की सी काली मिर्च, हल्की सी हल्दी और हस्ब ज़ायका थोड़ा सा नमक इस शामिल करें। वो बेहतरीन नाश्ता है, दोपहर का खाना बेहतरीन है, वो रात का खाना बेहतरीन है। अगर आईबीएस का पेशेंट चंद दिन ये कर ले तो उससे भी बहुत जल्दी भला चंगा हो जाता है। आईबीएस के पेशेंट अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि जी हम ये खाते हैं उससे भी में डायरिया हो जाता है, हम ये खाते हैं उससे भी डायरिया हो जाता है। आप भी कहते हैं कि जी आपने नान चने नहीं खाने, आपने ये बेसन वाली चीज़ें नहीं खानी। बाज़ार में तो समोसे पकौड़े ही मिलते हैं या नान चने मिलते हैं, शवारमा मिलता है, बर्गर मिलता है, आप वो बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है कि हम हर बंदा ना अपना लंच कैरी करे। कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो उन्हें बाज़ार से खाना खाना ही पड़ता है। उसके लिए मैंने बेहतरीन तरीका अपने मरीज़ों को बताया होता है कि आप बाज़ार जाकर ज़रूरी नहीं है कि आप नान चने और ये चीज़ें खाएं, आप फ्रूट चाट खाएं। आप काले चनों का वो आलू छोले मिलते हैं बाज़ार से, उसमें कम मिर्च मसाले वाला जो है ना वो खाएं, उसमें से आलू निकाल दें, काले चने उबले हुए बेहतरीन है। इसके अलावा सिट्टा बड़ा बेहतरीन है आईबीएस के लिए, एनर्जी भी देता है। एक दोपहर का पूरा लंच है, वो पूरा लंच है, यानी कि वो अगर एक पूरा बड़ा वाला सिट्टा खा ले एक बंदा तो वो शाम तक जो है ना उसको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब जो है ना बाज़ार में बड़े आसानी से तरबूज दस्तयाब हो रहे हैं, वो खाएं पेट भर के, वो बेहतरीन लंच है। खरबूजा खाएं, वो बड़ा बेहतरीन लंच है। और खरबूजा खाने के बाद उसके जो बीज हैं वो संभाल के रख लें, धो लें। वो शाम को जनाब उन बीजों का पानी में डाल के उसकी स्मूदी बना के पिएं, बेहतरीन है। वो मशरूब का मशरूब है, बेहतरीन ग़िज़ा भी है और बेहतरीन दवा भी है। इसके अलावा अगर भूख लग रही है और भूख को बहलाना चाहते हैं तो केला बेहतरीन है, भूख में भी केला बेहतरीन है और वैसे भी बेहतरीन है। अच्छा, इसके अलावा आईबीएस के पेशेंट के लिए नबीज़ अगर वो बना के रख लें अपने पास, समा भाई नबीज़ का नुस्खा मैंने आपके पिछले उसमें भी बताया था कि वो रात को मसल कर चंद खजूरें पानी में वो सुबह पी लें और इतना ही और बना के ले जाएं अपने साथ, तो वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बड़ा बेहतरीन होता है। इसके अलावा माउल-उसल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। माउल-उसल होता है कि पानी, साफ़ पानी के अंदर चंद कतरे शहद के शामिल करने हैं, तो फिर बाज़ार से कुछ चीज़ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आईबीएस वाला जो पेशेंट है ना, जो आईबीएस डी वाला पेशेंट है, उसके लिए अनार जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अनार हर तरह से, अनार का छिलका, अनार का दाना, अनार की फली, अनार कली, वो आईबीएस के डायरिया वाले के लिए बड़ा बेहतरीन है। बाज़ार से अगर मिलता है फल मिलता है तो ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा है आजकल क्योंकि आ नहीं रहा इतना ज़्यादा, तो उसके लिए अनार दाने का इस्तेमाल मुस्तकिल रखें, सही, तो बड़ा जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसका जो एक रेगुलर नुस्खा है ना आईबीएस का डायरिया वाले के लिए, वो एक कावा है, वो गर्मियों में भी इस्तेमाल करें तो बड़ा बेहतरीन है। वो है जी सादा चंद पत्ते पुदीने के, छोटी चम्मच चाय वाली ज़ीरे की और छोटी चम्मच अनारदाने की, और चीनी, गुड़ या शक्कर उसी में डाल के पका लें, बहुत ही जल्दी से फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का है, आईबीएस सी वाला पेशेंट है, तो वो फिर अनारदाने की जगह उसमें सना मक्की ऐड करेंगे तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बताइए क्योंकि हम आज स्टमक की बात कर रहे हैं तो अल्सर के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, वजूहात, अलामात और इलाज। उसामा भाई, अल्सर का ना हर दूसरा तीसरा बंदा शिकार है। होता क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में तेज़ाब बनाया है, मतलब पेप्टिक जूसेस हैं और दूसरी चीज़ें हैं, जब वो हद से ज़्यादा तेज़ाब बढ़ जाता है तो वो भी हमारी मैदे की लाइनिंग को ख़राब करता है। दूसरा, एच पैलोरी हो जाए, ज़्यादा देर रहना शुरू हो जाए, उससे भी अल्सर हो जाता है। तीसरा, गैस्ट्राइटिस का ज़्यादा देर रहे, उससे भी अल्सर हो जाता है। और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में ने अल्सर मेहनत करके ख़ुद किया होता है ग़िज़ाओं के ज़रिए, मतलब नींद पूरी ना हो तो भूख ख़राब हो जाती है, लेकिन हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी में पीते हैं, और खाना खाने के बाद हम फिर तेज़ाब ऊपर से पीते हैं। अब आप कहेंगे ये तेज़ाब कौन पीता है? सोडा, कोला ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं तो वो अल्सर कॉज कर रहे हैं। मुस्तकिल वो हमारी बॉडी में तेज़ाबियत मुस्तकिल रहना शुरू हो गई है, हमारा ग़िज़ा तेज़ाबियत वाली है और वो बार बार आती है। अच्छा उसामा भाई, अल्सर का जो पेशेंट है ना, उसका दर्द नहीं देखा जाता,
जब अल्सर के अंदर दर्द होता है ना, वो इतना शदीद होता है कि वो बेचारा तड़पता रहता है, फिर कुछ खा पी नहीं सकता। मतलब अब अल्सर के पेशेंट के लिए परहेज़ की ग़िज़ा भी कोई नहीं है, मतलब उन्होंने जो भी खाएंगे उनको दर्द होगा। लेकिन ना इसका इलाज करने के लिए बड़ी महारत चाहिए। हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि चलती हुई नाली को की मुरम्मत लगाना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जो अल्सर का पेशेंट है उसने अपना मुंह भी नहीं रोकना, उसने ग़िज़ाई वो बेचारे ने खाने हैं। उसके अलावा फिर वो जो मेडिसिन लेनी है उससे भी शुरू के दिनों में उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो इसके मैदे के और ड्यूडेनम के जो तकलीफ़ दे ज़ख़म है अल्सर जिनको हम बोलते हैं, इसका जो मेन वजह है ना, जो एक तो पहले तो वो दूर करनी है। उसमें जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं वो भी, एलोपैथिक पेन किलर भी और एंटीबायोटिक का जो बेतहाशा इस्तेमाल है ये भी बंद करना है। और अगर खाने के फ़ौरन बाद दर्द और मतली और क्या हो रही है तो फिर तेज़ाबियत वाली चीज़ें भी बंद करनी है। इसका हल बड़ा ही आसान है। अल्सर का जो पेशेंट है ना वो शहद शुरू कर दे। सही। अल्सर के मरीज़ के लिए शहद तो समझें कि वो सोने के भाव भी अगर उसको मिले ना तो वो ले, इतना ज़बरदस्त है वो शहद, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। पानी में मिक्स करके शहद लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सादे पानी में मिक्स करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि ठंडे में या बहुत गर्म में, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है उसके अंदर शहद मिक्स करके 2 या 3 टाइम पीना शुरू कर दें तो बड़ा बेहतरीन है। इसके अलावा जो हमारा नुस्खा है ना हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ वाला, उसके अंदर इसमें हम वज़न ही अजवाइन, देसी ज़ीरा शामिल करना है बस। बिल्कुल सही। और जिसको मतली और कै ज़्यादा है उसमें उस पेशेंट ने अनारदाना शामिल करना है। बराबर तादाद में ये चीज़ें करनी है। यकीन करें ये सिर्फ इसका सफूफ बना लें और सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाए। बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब ना गर्मियों का मौसम आने वाला है और हम देखते थे कि आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं तो शरबत बादाम और इस तरह के बहुत से शरबतों की एक लाइन लगी हुआ करती थी घरों के अंदर। इवन जो है वो खुद से लोग जो है वो उसे करते थे। तो आज हमें कोई 3-4 तरह के मशरूब, जिसमें एक सत्तू का बड़ा आप बताते हैं वो, और कुछ जो है वो और तरह की चीज़ें आज हमें बताइए हमारे नाजरीन के लिए, जो गर्मियों में वो मशरूब के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। ये बड़ी नेकी वाला काम है वैसे। देखें, गर्मी जब आज स्टार्ट होती है ना तो लोग ठंडा पानी भी, कोल्ड ड्रिंक भी और ज़्यादा चीज़ें पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि ज़रूरत महसूस हो रही होती है बॉडी को। अच्छा, वो जो कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं और जो सादा पानी भी ठंडा ले रहे होते हैं वो बीमारियां पैदा कर रहा है। वो ख़तरनाक चीज़ें हैं ये सत्तू और ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमारी एक्चुअल हमारी ट्रेडिशन में थी पहले यहाँ पर। और सत्तू के अलावा शक्कर कोला आपने देखे होंगे, स्ट्रीट फूड वो था जो एक्चुअली शक्कर कोला तुख मलंगा वाला, वो लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्कंजबीन को रेगुलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और एक सरदाई हुआ करती थी, अभी मौसम स्टार्ट होगा ना गर्मी वाला, तो आप देखिएगा कि लाहौर मुल्तान रोड पर और ये ना साइडों पर वो बनेंगे, उस तरह से बने होंगे। हाँ जी। हाँ। अच्छा, हम शुरू करते हैं सत्तू से। सत्तू का बड़ा आसान सा तरीका है। ऑर्गेनिक जौ ले लें बाज़ार से, अब आसानी से हर जगह मिल रहे हैं। जौ को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, मतलब बिरियाँ, लाइट बिरियाँ कर लें और उसको दरदरा पीस लें। ले जी, सत्तू तैयार है। अरे वाह। मतलब उसके अंदर शक्कर डाल दें। ऑर्गेनिक गुड़ को भी कूट सकते हैं, ऑर्गेनिक शक्कर मिल जाए वो भी कर सकते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा बर्फ़ का चूरा डाल के ठंडा नहीं करना। वो अगर जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम करेंगे बर्फ़ से, वो उसकी अफादियत ख़त्म होगी। उसको रूम टेम्परेचर पे पिएं सत्तू को। सत्तू को ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू सेहरी की कैफियत भी पैदा करता है। ग़िज़ा भी है ना, यानी कि जब सत्तू पीना शुरू कर देंगे तो वो ग़िज़ा के तौर पर भी आएगा, मशरूब भी है, और वो ये गर्मी के दवा भी है। ये बिल्कुल सही है, ये गर्मी का बेहतरीन तोड़ भी है। अच्छा, जो शक्कर कोला था हम पिया करते थे बड़ा ज़बरदस्त। मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि घर में शक्कर कोला बना के पिए। नाम इसका कुछ भी रख लें, शक्कर कोला तो मुनासिब नहीं है। वो सादा सा इसका तरीका है कि तुख मलंगा लेकर 1 गिलास के लिए 2 चम्मच, ये ज़्यादा तादाद मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी, तुख में लंगा, तुख में रेहान, तुख में मलंगा, ये बहुत इसमें माइनर सा फ़र्क है, लेकिन तुख मलंगा जो आपको मिले वो आपने किसी अच्छे हर्बल स्टोर से या किसी पंसारी से ले लेना है। इसको रात को भिगो के रखें 1 गिलास के लिए 2 चम्मच। जब वो फ्लफ़ी हो जाए तो सुबह जो आप शक्कर के साथ जो शरबत बनाएं, पहले उसको घोल लें अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं बहुत सारे पेशेंट को जो मैदे के मरीज़ होते हैं उनको कहता हूँ कि शक्कर को पानी में डाल के बॉयल कर लें।
अगर पानी में डाल के बॉयल कर लेंगे तो उसकी बहुत सारी ग़िज़ाई जो अफादियत है वो दवाई अफादियत में तब्दील हो जाएगी। फिर उस पानी के अंदर वो तुख्म लंगा, जिसको तुख्म लंगा बोलते हैं, वो शामिल करें और बिल्कुल चंद कतरे सिर्फ इसमें लीमू के डालें। ये बेहतरीन मशरूब है, इसको अल्टरनेट कर लें। उसके अलावा स्कंजबीन का जो तरीका था मैं बताया था ना, गैस्ट्रो के लिए भी, ये हर पेशेंट के लिए भी बेहतरीन है। जब शदीद गर्मी हो तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि सादा पानी के अंदर चीनी, गुड़ या शक्कर पका लें। उसको जब चूल्हे से उतारें तो उसके अंदर एक चुटकी आप काला नमक डाल दें। एक जग के अंदर एक चुटकी काफ़ी होता है, और एक जग के अंदर ही आप उसके अंदर मीठा सोडा डाल दें। ये तमाम लोगों के लिए है। और उसके अंदर लीमू निचोड़ दें, अच्छी तरह से मिक्स करें और वो स्कंजबिन पूरे घर को पिलाएं। बेहतरीन हाज़म है। गर्मियों के दिनों में भूख ख़त्म हो जाती है, खाने के टाइम भी पानी पीते रहते हैं लोग, और बल्कि कुछ लोग हमारे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी चाय पी रहे होते हैं और खाने के टाइम पर भी चाय पी रहे होते हैं। उसकी जगह अगर इस कंजबीन का इस्तेमाल करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होने देगी बॉडी के अंदर। जो पसीना खारिज हो रहा है बार बार, ये उसका बेहतरीन हल भी है, बेहतरीन मशरूब भी है, और मैदे के बेशुमार मामलात का हल है। अच्छा उसामा भाई, सरदाई सुनी होगी, पी भी होगी आपने। पहले तो हमारे यहाँ सरदाई जो है ना वो ख़वातीन बनाकर नाश्ते में सबको फैमिली को दिया करती थी। इसका ना इस्तेमाल अप्रैल से सितंबर तक किया जा सकता है। यानी कि ये जो मौसम है, जितने महीने हैं, इसमें सरदाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें थोड़े से अज्जा अगर बदल दें तो फिर आगे सर्दियों में भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्योंकि सरदाई का कॉन्सेप्ट ही ये है कि बॉडी को ताकत भी दे, एनर्जी भी दे, क़ुव्वत भी आए, और साथ थोड़ी सी जो गर्मी का एहसास है, जो गर्मी की वजह से बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, उसका सादा सा तरीका है कि जी 7 बादाम रात को भिगो दें, सुबह को उन बादाम के छिलके उतार दें। सही। अच्छा, उसको साथ इसके अलावा ना 1 चम्मच खसखस, एक उसके साथ हम वज़न सौंफ, स्याह मिर्च और सब्ज़ इलायची और चारों मगज़, ये हम वज़न लेकर इसको ग्राइंड कर लें, पीस लें। और वो जो पहले बादाम बताए हैं, ये सारी चीज़ें लेकर इसको 1.5 गिलास दूध में डाल देना है और बहुत हल्की आंच के ऊपर पकाना शुरू कर देना है। ये इतना पकाना है कि ये 1 गिलास रह जाए। ये जो चीज़ें बताई हैं ये सिर्फ 1 गिलास रह जाए। इसके बाद उसको उतार के इसके अंदर पानी भी शामिल कर सकते हैं, घड़े का पानी, यानी कि जो नेचुरल टेम्परेचर वाला है। इसके अंदर आप दही भी थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और चीनी या मिश्री शामिल करें मीठे के लिए, और उसको मिक्स करें। ये बेहतरीन सरदाई है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका। इतने मुख्तसर वक्त में इतने शानदार कुछ रेसिपीज़ भी आपने बता दी, इलाज भी बता दी, अलामात भी बता दी है। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, और हमने कोशिश की कि आपको ऐसी बीमारियां जिसका मैं ये समझता हूँ कि बहुत लंबा और बहुत महंगा इलाज होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें इलाज बिल ग़ज़ा के एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, जिसके अंदर वो ग़िज़ाएँ जिनसे आपको परहेज़ करना है वो बताई गई, वो ग़िज़ाएँ जिनको इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है वो बताई गई। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।